जो अखिलेश यादव साहब है उन्होंने कहा है कि ये डेमोक्रेसी बचाने का आखिरी चुनाव है, उसके बाद तो जनता को सड़क पे आके क्रांति ही लानी पड़ेगी। तो अगर ये वाली क्रांति, छोटी क्रांति पहले ही ले आए हम, तो बड़ी क्रांति लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी का चुनाव, जो हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी हमने बातचीत की है, एक भी सीट पे, मैंने पहले भी ये बात कही, एक भी जिस सीट पे बीजेपी की जमानत बचती है उस सीट पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। वीवीपैट का जो सिस्टम है ये टेक्निकली फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि जिस समय वोट दे रहा है आदमी, उसको नजर कुछ और आ रहा है और वहां जा कुछ और रहा है बक्से में। यही सब चीजें खत्म हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट के 5-4 जजेस कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, तो इलेक्शन कमीशन की क्या बिसात है सुप्रीम कोर्ट के सामने? कुछ नहीं है। हम यूपी में बहुत बड़े लेवल पे चुनाव का रिजल्ट आते ही काम शुरू करने वाले हैं कि वहां सिर्फ न्याय चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। चाहे किसी की सरकार आए, किसी दूसरे पक्ष के ऊपर कोई ज्यादती नहीं करने दी जाएगी। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को, जिस दिन आखिरी चरण का पोलिंग थी उत्तर प्रदेश की, उस दिन तमाम चैनल्स के जरिए जो एग्जिट पोल आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मायूसी है और उसके साथ ही एग्जिट पोल के ऊपर सवालात खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने तैयार की थी ग्राउंड पर जाकर के, और जिस तरह से हमने माहौल देखा था, तो वो बिल्कुल उसके विपरीत है। लेकिन पिछले 3 दिन से जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जिलों से ईवीएम से ज्यादा बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स जो भारी संख्या में मिल रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं। और कई चैनल्स ने जिस तरह से अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, ये बात बाकायदा सबूतों के साथ दिखाई है कि किस तरह से इसको लेकर के मैनेज करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया, ताकि जो घपला, जो घोटाला उन्हें करना है बैलेट पेपर का, क्योंकि इस बार भी सामने आ रहा है कि ईवीएम ज्यादा बदनाम हो गई है, इसलिए अब बैलेट पेपर का सहारा लिया जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्तलिफ जिलों से जो खबरें आ रही हैं, जो बाकायदा वीडियो आ रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में बैलेट पेपर मुर्गे की गाड़ी में, कचरे की गाड़ी, यानी मुर्गे की गाड़ी से लेकर कचरे की गाड़ी तक बैलेट पेपर, उनके लिफाफे, बैलेट बॉक्स भारी संख्या में मिल रहे हैं। लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मुंह में दही जमा के बैठा, उसको खंडन तक करने के लिए वो जरूरत महसूस नहीं कर रहा कि कोई बयान दिया जाए। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, आपने मेरा इंट्रो सुना, क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव, ये देश का एक सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है। मेरा जाती तौर पे ये मानना है, और इसके लिए बहुत सारे एजिटेशंस, कैंपेन्स चला रहे हैं छोटी पार्टियां, और बहुत सारे एनजीओस तो चला रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों को जितनी सतर्कता, जितनी जिम्मेदारी या जितनी अर्जेंसी के साथ इस मुहिम को चलाना चाहिए था अपोजिशन की पार्टियों को, वो नहीं चलाया गया। तो ईवीएम के जरिए वोटिंग होना अपने आप में कोई सेफ मेथड नहीं है। दुनिया की कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी, और बल्कि कोई भी डेमोक्रेसी 2-3 डेमोक्रेसीज को छोड़ के ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं कराती। जो रीजनिंग ईवीएम के चुनाव कराने के लिए दी गई थी शुरू में, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बल्कि उसका उल्टा ही हो रहा है कि अब ईवीएम के जरिए से टाइम जो है चुनाव में रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा लग रहा है, ईवीएम के पहले बहुत कम टाइम लगता। तो यही एक बुनियादी वजह थी कि टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। लेकिन ईवीएम के जरिए चुनाव कराने का मतलब यह है कि ये फुल प्रूफ कभी हो ही नहीं सकता। मतलब जो चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है, अगर बैलेट पेपर से होगी, पेपर बैलेट से होगी, तो चाहे थियोरेटिकली ही सही, चाहे माना जाए कि वो बगैर प्रैक्टिकल किए भी थियोरेटिकली ही सही, कॉन्सेप्चुअली ही सही, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं।
सब चीजें आंखों के सामने, इंसान के सामने होती हैं, और उसको, उसमें घपला धांधलेबाजी रोकी जा सकती है, बावजूद इसके के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी गड़बड़ करें, सरकारी एक महकमे के अफसर भी गड़बड़ करें, उसके बावजूद भी टेक्निकली ये पॉसिबल है कि अगर पेपर बैलेट से इलेक्शन होगा तो घपला रोका जा सकता है या बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि आंखों के सामने बैलेट बॉक्स सील होते हैं, सारे कैंडिडेट सील करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, और उसके बाद उसकी निगरानी करने के लिए पॉलिटिकल वर्कर्स की आंखों के सामने से कभी भी वो जो बैलेट पेपर्स हैं कभी भी गायब नहीं होते। तो बदलने की प्रक्रिया कभी, अगर सब जो कार्यकर्ता हैं या एक भी कार्यकर्ता किसी ऑपोजिशन पार्टी का मौजूद है तो गड़बड़ नहीं हो सकती, जब तक के उसके साथ मारपीट ना की जाए या उसको मार ही नहीं दिया जाए। तो ये है बैलेट पेपर का। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में अगर वो सारी सावधानियां बरती भी जाए तब भी सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ भी गड़बड़ नहीं करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के जरिए, प्री प्रोग्रामिंग के जरिए रिजल्ट वही आएंगे जो मैनिपुलेट करने वाले चाहेंगे। यह ईवीएम का इलेक्शन। आप कुछ भी निगरानी कर लीजिए, जो चीज आपको नजर ही नहीं आ रही उसको आप कैसे रोकेंगे? यानी कि आखिरी वोट तक अगर कोई बेईमानी करना चाहे तो वो 1 वोट से भी जिता सकता है अपने कैंडिडेट को, और 10 लाख वोट से भी जिता सकता है। कोई गारंटी नहीं। इसीलिए दुनिया की किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में ये चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल से 2-3 को छोड़ के नहीं होते। तो ईवीएम से चुनाव कराने का मतलब ही धांधली है, खास तौर पे जो सरकार हुकूमत में है। और आज ईवीएम तो काफी वक्त से ये बहस चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको काफी सेफ मानता है और बार बार ये दलीलें देता है कि बहुत सेफ है। लेकिन इस बार ये सुनने में आ रहा है, ये देखने में आ रहा है, खासतौर से आपने भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियो आज और कल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी उस पर बयान दिया, राजभर ने भी उस पर बयान दिया, तमाम नेता उस पर बयान दे रहे हैं। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये बात सामने आ रही है कि इस बार ईवीएम के बजाय इन लोगों ने जो पोस्टल बैलेट के जरिए गड़बड़ी करने की प्लानिंग की है, जिस तरह से बिहार में किया गया था। और एक चीज और सामने आई है कि एक एक विधानसभा पर 5-5 हजार आर्मी के पर्सन जो हैं, फौजी जो हैं, उनके बाकायदा फर्जी जो है वो वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाए गए हैं और 5-5 हजार वोट बैलेट पेपर से हो। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहा है 5,000 लोगों का, तो बहुत डिसाइडिंग फीचर है 5,000। आपने बिहार में देखा 20 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर 1,000 से कम मार्जिन से जो है जीत हासिल हुई और बैलेट पेपर ने एक अहम रोल अदा किया। देखिए, आप तो जो आखिरी जो मरहला है ना उसकी जो बेईमानी हो रही है वो बता रहे हो, आखिरी मरहले की। मैं उससे पहले भी आपको बताता हूँ अभी, लेकिन मैं पहले ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि सारी ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो अब इतना शोर मचा रही हैं ईवीएम को खत्म कराने के लिए। अगर इतना जोर लगाया जाता तो शायद ये गड़बड़ ही नहीं होती। दूसरी बात यह कि पोस्टल बैलेट में अगर धांधली हुई भी है तो पकड़ी जा सकती है। जो सिग्नेचर्स होंगे ना वो सारा रिकॉर्ड होता है मौजूद, फिजिकल रिकॉर्ड। अगर इलेक्शन पिटीशंस ठीक से लगाई जाएंगी, और अब मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय जनता दल ने, जिसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए थी, उसने कितनी इलेक्शन पिटीशंस डाली हैं ताकि ये चीज जो है ये पॉसिबल है इलेक्शन पिटीशन डाल के सारे जो पोस्टल बैलेट हैं वो देखे जा सकें। जैसे अभी भी वीडियो वायरल हुए ना, कि मैंने भी देखा था एक सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिसमें किसी आर्मी के लोगों को या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को बैठा के एक साथ जगह उनके साइन लिए जा रहे थे या कोई दूसरा इंसान ही उनके सब वोट बना रहा था। तो ये चीज पकड़ी जा सकती है, ये फिजिकली पॉसिबल है। लेकिन ईवीएम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या गड़बड़ हुई थी वो भी मैं आपको बताऊं। 66 से ज्यादा, और ये अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपके चैनल पे भी दूसरे चैनलों पे भी ये बताया था कि अगर 65 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहां ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं हो सकता, पोस्टल बैलेट से ही होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने सब चीजों पे इतना ध्यान लगाया, कैंपेन पे, सब चीजों पे, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं लगाया। तो आपको ये पता होगा कि हमारी कई बड़ी पार्टीज भी ऐसी हैं जिनके बहुत सारे कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन ही रद्द हो गए हैं। लार्ज स्केल पे नॉमिनेशन रद्द किए गए कि किसी भी हालत में
20-25 से ज्यादा कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ना हो, यानी कि किसी भी कीमत पे 65 से ज्यादा तो हो ही ना सके, क्योंकि 65 से ज्यादा होते ही पेपर बैलेट से कराना पड़ेगा। तो इस पे पॉलिटिकल पार्टीज ने ध्यान नहीं दिया। ये शुरुआत थी, ये कॉन्स्पिरेसी की सबसे पहली और अहम कड़ी थी कि 65 से ज्यादा कैंडिडेट्स ही नहीं बनने दिए जाए, नहीं तो आजकल का जो माहौल है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 65 से ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो जिस तरीके से, मतलब मैं तो हैरान ही कर रहा हूं कि ईवीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ईवीएम तो अपने आप में ही गड़बड़ का नाम। ईवीएम के अंदर कोई झांक के देख सकता है क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसमें। जो वीवीपैट है उसमें किसी ने, हर वोटर ने चेक किया कि जो उसका जो पेपर निकल रहा है वो वही है जो उसने वोट दिया है। अभी जो नया वीवीपैट बना है वो इस तरीके से डिजाइन है कि बंदे को नजर कुछ आएगा और अंदर कागज कुछ और है, क्योंकि अंधेरा करके नया फॉर्मेट निकाला गया है वीवीपैट का भी। लाइट जलती है, उससे नजर आता है बस। तो ये सब धांधलियां पहले से हो रही हैं जो कि पॉइंट आउट की जा सकती थी, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने आजकल, जो लड़ाई का तरीका होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, जो इस तरह की मनुवादी और ऑप्रेसिव सरकार है उसको रोकने के लिए जो पब्लिक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए वो पहले नहीं छेड़ी। अब मैंने देखा एक जो अखिलेश यादव साहब है उन्होंने कहा है कि ये डेमोक्रेसी बचाने का आखिरी चुनाव है, उसके बाद तो जनता को सड़क पे आके क्रांति ही लानी पड़ेगी। तो अगर ये वाली क्रांति, छोटी क्रांति पहले ही ले आए हम, तो बड़ी क्रांति लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अखिलेश यादव साहब को भी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज जो है उनको ये समझनी चाहिए बात कि पीसफुल प्रोटेस्ट करके इलेक्शन प्रोसेस को सही कराना सबसे अहम बात है, वरना डेमोक्रेसी में कुछ बचेगा ही नहीं। नमो साहब, जिस तरह से आपने बात की कि बैलेट पेपर को चेक कराया जा सकता है, उसकी जांच हो सकती है, जहां तक वीवीपैट का सवाल है उसमें भी जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की उसका पालन नहीं किया जाता। एक विधानसभा पर सिर्फ 5 मशीनें लगाई जाती हैं, जबकि कहा यह गया है कि एक एक बूथ पर 5-5 मशीनें लगाई जाएं और उसकी बाकायदा काउंटिंग हो। लेकिन काउंटिंग होती कब है? जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद सारे जो पार्टियों के लोग होते हैं वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद काउंटिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीवीपैट का जो वीवीपैट का जो सिस्टम है ये टेक्निकली फुल प्रूफ नहीं है जी। मतलब ये टेक्निकली फुल प्रूफ नहीं है तो इसके आगे तो बात ही मैं क्या करूं। तो ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिस समय वोट दे रहा है आदमी उसको नजर कुछ और आ रहा है और वहां जा कुछ और रहा है बक्से में, यही सब चीजें खत्म हो गई। आप वोट दे रहे हैं एक्स पार्टी को, वोट बन रहा है अंदर वाई पार्टी का, लेकिन आपको नजर एक्स पार्टी का आएगा। ये है वीवीपैट। तो इस तो मेहबूब साहब फिर ऐसे में करना क्या चाहिए? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद नहीं कर सकते, सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के 5-4 जजेस कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, तो इलेक्शन कमीशन की क्या बिसात है सुप्रीम कोर्ट के सामने? कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो भारत के संविधान ने इतनी ताकत दी है, इलेक्शन कमीशन के पास उतनी ताकतें नहीं है। तब जब उनको नहीं छोड़ा जा रहा, वो दबाव में कह रहे हैं, 4 जजेस सिटिंग जजेस आके कह चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित है। कुछ कंट्रोल में नहीं है। इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और हम उसके सैकड़ों एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई बहस करना चाहे तो कर ले। लेकिन मैं आपसे एक और भी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें, और वो ये है कि बहुत सारे जो दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि योगी जी की सरकार आ गई तो एक जो लोग हैं, एक प्रकार के लोग, वो सामने वाले लोगों का कत्लेआम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे। और एक दूसरी तरीके का नैरेटिव जो आरएसएस और मनुवादी ताकतें हैं वो कर रही है कि जो अगर किसी और की सरकार आ गई तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है और जो यादव कम्युनिटी है वो कोहराम मचा देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो बातें हैं, ये हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोग दोनों साइड्स को ये बता दें कि भारत के संविधान को क्रॉस करके, चाहे किसी की भी सरकार आए, भारत के संविधान को और देश की रूल ऑफ लॉ को कोई अगर तोड़ के कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम जैसे लोग उसको उतनी सख्ती से निपटेंगे जितनी हम मनुवादियों से निपटते हैं। किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत लोगों की स्टेटमेंट सुनी है कि
हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो गलत बात है। कोई भी इंसान भारत के संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे सरकार बने या ना बने। और इसीलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया कि हम एक आम आदमी को इतनी ताकत देना चाहते हैं कि कोई भी इलेक्टेड सरकार हो वो उसके अधिकारों का हनन ना कर सके, और हम उसके लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और सबको सजा दिलाएंगे, चाहे वो किसी साइड का भी आदमी हो। ये कान खोल के सुन ले, हम यूपी में बहुत बड़े लेवल पे चुनाव का रिजल्ट आते ही काम शुरू करने वाले हैं कि वहां सिर्फ न्याय चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, भारत का संविधान चलेगा, चाहे किसी की सरकार आए, किसी दूसरे पक्ष के ऊपर कोई ज्यादती नहीं करने दी जाएगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो एग्जिट पोल आया है उससे जिस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मायूसी है, और कल रिजल्ट आने वाला है 2 बजे तक, बहुत चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के जरिए किया गया, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि अभी आपने कहा कि जो गर्मी उतारने की बात कही गई थी वो नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, एक दूसरे साहब ने भी कुछ कहा था, इस तरफ से भी किसी ने कुछ कहा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कहा था कि ट्रांसफर बाद में होंगे, और क्या ऐसा कुछ कहा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो भी गलत है। 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने तक पहले हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, तो वो भारत के संविधान को खत्म करके कोई भी MP MLA मिनिस्टर बन के इतनी ताकत हासिल नहीं कर लेता कि वो इस तरह की बड़बोलेपन की बयानबाजी करे। इसी चीज के खिलाफ तो लड़ रहे हैं हम। मनुवादियों से क्यों लड़ रहे हैं हम? इसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम किसी को भी ये काम नहीं करने देंगे, हम उसकी भी उतनी ही मुखालफत करेंगे, उतनी ताकत से, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर कोई गैर मनुवादी ये बात करता है तो हमें और ज्यादा दुख होता है। जिस चीज से हम पीड़ित हैं, जिस चीज से इस देश का SC ST OBC और जो अकलियतें हैं सारी, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, वही अगर इस तरफ से वैसी बात बोली जाएगी तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी और हम उस चीज की ज्यादा मजबूती के साथ मुखालफत करेंगे और उनको सजा दिलाने की भी ज्यादा मजबूती से कोशिश करेंगे। महमूद साहब, इस पूरे अगर प्रोसेस की बात करें, EVM को लेकर लगातार पिटिशंस आती हैं। कल भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन आई, लेकिन उसको ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अब जब काउंटिंग होने वाली है तो उस वक्त आप जो है लेकर के आ रहे हैं पिटिशन, जिसमें उसने ये कहा था कि तमाम EVM जो वीवीपैट है उनकी काउंटिंग, तमाम मशीनों की काउंटिंग की जाए, जिसको नकार दिया गया। ऐसे में आपका ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे मामले को, अदालत में लड़ेंगे इसकी लड़ाई, और उसके लिए तमाम सियासी पार्टियों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन जब जब इलेक्शन होता है उस वक्त सियासी पार्टियों के बयान आते हैं, लेकिन उसके बाद सब घर बैठ जाते हैं। कोई बड़ा आंदोलन अगर कहा जाए, इसको लेकर सियासी पार्टियों के जरिए नहीं किया जा रहा। पिछले चाहे 2014 के बाद की बात करें, 7 साल 8 साल हो गए, बहुत सारे विधानसभा चुनाव इस दौरान हुए हैं, और हर बार जब भी विधानसभा चुनाव होता है ये शिकायत की जाती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी पिटिशंस और टाइमिंग उस चीज का महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भी डाली जाती है कि कोई एक बड़ा इशू है उसको खत्म कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर कोई फैसला ले लिया जाए तो एक इशू खत्म हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सोच समझ के जाना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कब जाना चाहिए और क्या हासिल करने के लिए जाना है, क्या प्रेयर्स होनी चाहिए हमारी, और क्या वो प्रेयर्स अचीवेबल हैं, उनको सोच समझ के इन हालात में तब जाना चाहिए। बहुत सारी पिटीशन, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो PILs और इस तरह की पिटीशन डालते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो जिस जो पिटीशन डालते हैं वो हारने के मकसद से ही डालते हैं, ताकि वो इशू जो है कोई और भी बाद में मजबूती के साथ ना उठा सके, उस पर फैसला आ जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में टिप्पणियां भी की हैं और बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। तो पर बुनियादी बात क्या है, ये देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के ऑपोजिशन पार्टीज को सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, आज अगर कई जगह ईमानदारी से चुनाव कराए भी जा रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि धीरे धीरे करके वो डोज देना है, वरना कोई भी चुनाव RSS और बीजेपी हारने वाली नहीं है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, अगर वो EVM से होता है। कोई भी चुनाव जो EVM से होता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, उसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश रहती है, और मैनिपुलेशन, झूठ, धोखा, फरेब करने में RSS और बीजेपी
कितनी आगे है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तो एक भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, आज जो इतने सारे ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जो एनडीए के मेंबर नहीं है, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, उन सभी पार्टियों को एक मुहिम सबसे पहले शुरू करनी चाहिए कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आज के बाद जो चुनाव होंगे वो पेपर बैलेट से होंगे। वरना ये सिर्फ वक्त की बात है कि जब एक बड़ी और ताकत उनके पास आ जाएगी तब वो कहीं का भी, किसी का भी चुनाव किसी और पार्टी को बीजेपी नहीं जीतने देगी। ये मेरी पेशन गोई है। आने वाला वक्त इसको जाहिर करेगा कि कितने भी पॉपुलर हो जाए आप या कितनी भी इनकी ऑपोजिशन हो जाए, ईवीएम से चुनाव होगा तो यही जीतेंगे। और यूपी का चुनाव जो हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी हमने बातचीत की है, एक भी सीट पे, मैंने पहले भी ये बात कही, एक भी जिस सीट पे बीजेपी की जमानत बचती उस सीट पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी एक सीट। तो ये हालात है उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी। अब रिजल्ट क्या आएगा वो आप लोग देख लें, उसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये ईवीएम का खेल है या पोस्टल बैलेट का खेल है या ईवीएम चेंज करने का खेल है, जिसकी मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही सब वोटिंग तय हो सकती है। लेकिन हाँ, पोस्टल बैलेट में ये अगर सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात का एक रिकॉर्ड बना के जाहिर करें दुनिया, चाहे इलेक्शन कोई भी जीते। देखिए ये भी बात है, बंगाल में भी ईवीएम के घोटाले की जरिए इतने वोट बीजेपी को आए, समझ लीजिए ये बात। बिहार में भी ईवीएम के घोटाले के जरिए इतने वोट आए हैं इनको, पोस्टल बैलेट के घोटाले के जरिए इनको इतने वोट आए। वरना ये सब जगह से जितनी इनके खिलाफ नाराजगी है लोगों में, ये सब जगह से जमानतें खोएंगे। तो बुनियादी बात यही है कि जहां भी, जब तक हम सब लोग मिलके ईवीएम को खत्म ना करके पोस्टल बैलेट से इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसमें खर्चा भी अब ये साबित हो गया कि कम आ रहा है और टाइम भी कम लगता है, तो क्यों कराना है ईवीएम से? क्या लालच है? ये है ना बुनियादी बात। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा साहब पूरी तरह से इस मामले पर बात कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें आगे आना चाहिए और पूरी तरह से उसके लिए बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। जब तक ईवीएम खत्म नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, बीजेपी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। और एक आखिरी बात और जो कही उन्होंने, बड़ी बात कही कि अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसके मुताबिक अगर रिजल्ट आता है, नतीजा आता है और योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाकायदा उसके लिए कानून ने सेफ्टी दे रखी है और उसका फायदा उठाते हुए किसी पर भी जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।